नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रोपोजिशन का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और उसमें आप देखे होंगे कि हमने आपको अभी कौन कौन से प्रोपोजिशन पढ़ाए हैं। अभी जो प्रोपोजिशन पढ़ाया है वो बेसिक पढ़ा रहे हैं उसका, कि बेसिक प्रोपोजिशन हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोपोजिशन का प्रयोग कहाँ पे और कितना करना है, किस तरीके से करना है। जिसमें अभी तक हमने आपको अबाउट पढ़ाया है, अगेंस्ट पढ़ाया है, बिटवीन पढ़ाया है, अमंग पढ़ाया है, फॉर पढ़ाया है। लेकिन हमने आपको यह भी पढ़ाया प्रोपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर, ऑन भी पढ़ाया है, एट भी पढ़ाया है, इन भी पढ़ाया है, सिंस, फॉर, ये टाइम से रिलेटेड है फॉर, और ये सभी की कैटेगरी बताई थी इसमें। फ्रॉम भी पढ़ाया है, बाय, टिल और बिफोर, ये सब पढ़ा है। अब हम कुछ और प्रोपोजिशन देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के। तो मैं कुछ बता देता हूं पहले से आपको। जैसे अभी हम लोग देखेंगे इनटू, देखेंगे इनटू का प्रयोग कहां कहां करना है। दूसरा, इसके अलावा इनटू के बाद हम देखने वाले हैं प्रोपोजिशन ऑफ पोजीशन। क्या देखने वाले हैं? प्रोपोजिशन ऑफ पोजीशन। ऐसे प्रोपोजिशन जो पोजीशन को बताते हो, किसी स्थिति को बताते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रोपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझते हुए सारी चीजों को यहां पे इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यूज अलग अलग तरीके से और भी होगा, चाहे वो बाय हो, चाहे फॉर हो या फ्रॉम हो, सबका प्रयोग एक और तरीके से देखेंगे। एग्जाम में बेसिक प्रोपोजिशन काफी पूछा जाता है आपसे, तो आप बेसिक याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 3 है। इसमें अभी हम सबसे पहले एक प्रोपोजिशन आपको पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है इनटू। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनटू। देखिए सभी लोग इनटू का प्रयोग कैसे करते हैं। इनटू का प्रयोग करने का तरीका क्या है? इनटू का प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। प्रोपोजिशन है, बेसिक प्रोपोजिशन है, काफी आसान रहता है। तो जब हम इनटू का प्रयोग करेंगे तो इनटू के लिए हमारे पास 2 कैटेगरी है। इनटू का प्रयोग करना है जब भी हमें, तो हमें दिखाना पड़ेगा प्रवेश करने की अवस्था, प्रवेश करने की अवस्था, ठीक है, यह बताना पड़ेगा, ठीक है, या प्रवेश करने की स्थिति बतानी पड़ेगी, प्रवेश करने की स्थिति बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरी कैटेगरी और कब प्रयोग करते हैं? तो इनटू का प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम क्या करें? परिवर्तन करें। क्या करें? परिवर्तन करें, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो पहली तो प्रवेश करने की अवस्था, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 कैटेगरी हम इनटू के द्वारा बताएंगे। बाकी जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो उनको हम समझ सकते हैं। चलेंगे तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और प्रोपोजिशन में आपको इनटू के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जिसमें हम प्रवेश की स्थिति बताएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा he jumped into the well। वेल का मतलब यहां कुआं है, ठीक है। he jumped into the well, उसने कहां छलांग लगाई? कुएं में छलांग लगा दी, यानी कुएं में प्रवेश करने की अवस्था को हम यहां दर्शा रहे हैं। he jumped into the well, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग हम प्रवेश करने की स्थिति को दर्शाते हैं। तो उसने लिखा ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगा दी। तो ऐसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और सबको समझ में आया होगा इनटू का मतलब कैसे। हाँ, एक विशेष बात आपको याद रखनी है। बात क्या है? बात यह है, एक शब्द होता है एंटर। क्या होता है? एक शब्द होता है एंटर। एंटर के 2 मतलब होते हैं। एंटर के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होगा प्रवेश करना, दूसरा मतलब होगा शामिल होना। दूसरा क्या होगा? शामिल होना। बात समझ में आ रही है? एंटर का एक मतलब है प्रवेश करना, दूसरा मतलब है शामिल होना। जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होगा तो इसके साथ आप फिर इनटू का प्रयोग नहीं कर सकते।
लेकिन जब एंटर का अर्थ शामिल होना होगा, ठीक है, तो इसके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? जब इसका अर्थ शामिल होना होगा तो इसके साथ आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं, शामिल होने के अर्थ में, याद रखेंगे। जैसे माई ओल्ड फ्रेंड my old friend entered into the discussion. My old friend entered into the discussion. यहां पे मतलब है डिस्कशन में शामिल होना। डिस्कशन मतलब वाद विवाद, ठीक है। तो माई ओल्ड फ्रेंड एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, मेरा जो पुराना दोस्त था उसने डिस्कशन में क्या किया? वह डिस्कशन में शामिल हुआ था। यह है इसका मतलब मेरा पुराना दोस्त डिस्कशन में शामिल हुआ था, मेरा पुराना दोस्त वाद विवाद में शामिल हुआ था। तो इस यहां पे एंटर इनटू का मतलब है शामिल होना। जब शामिल होना होगा तो आप इनटू का प्रयोग कर पाएंगे। अब देखें आप, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल और देखिए आप, इसी से मिलता जुलता। शी केम इनटू माई रूम। शी केम इनटू, आप देख सकते हैं ना, केम इनटू आया ना, इनटू लगा रहे हैं, प्रवेश की स्थिति बता रहे हैं। सी केम इनटू माई रूम, यानी ये प्रवेश की स्थिति है। तो जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्रवेश की स्थिति, ठीक है, एंटर करने की स्थिति को। लेकिन एंटर का जब अर्थ निकले प्रवेश करना तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन एंटर का अर्थ जब निकले शामिल होना तो इनटू का प्रयोग होगा। तो यहां पे एंटर का अर्थ है शामिल होना, और डिस्कशन में शामिल होते हैं, डिस्कशन में प्रवेश नहीं कर सकते आप, कोई जगह नहीं है डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन क्या होता है? वाद विवाद हो रहा होता है, उसमें शामिल हो गए, बैठ गए जाके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्कशन। और इधर उधर की दो चार बातें उनके साथ मिलकर करने लगे तो आप डिस्कशन में शामिल हो गए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे इनटू का प्रयोग। तो ये मैंने पहले का एग्जाम्पल बताया कि पहले जब भी आप प्रयोग करेंगे तो इनटू का प्रयोग ऐसे करेंगे। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इनटू का प्रयोग हम कौन कौन सी स्थिति में कर पा सकते हैं, किन स्थितियों में इनटू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड कंडीशन और बता देता हूं। आपने इतना तो लिख लिया होगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति कैसी होगी, हम परिवर्तन को कैसे दर्शाएंगे, कैसे परिवर्तन को दिखाएंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, इनटू का प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी में एग्जाम्पल हो गए। अब ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना है, किन तरीकों से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका, जैसे मैंने लिखा ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। वो कह रहा है ट्रांसलेट कर दो, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो इनटू हो गया। और देखिए हमने लिखा वाटर चेंजेस इनटू वेपर। पानी किस में बदलता है? पानी भाप में बदलता है, अवस्था परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम अवस्था परिवर्तन की कैटेगरी में, अवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अवस्था परिवर्तन करेंगे, तो वहां इनटू दिखेगा आपको, ठीक है। बाकी तो फ्रेजल वर्ब है, आप समझ सकते हैं फ्रेजेस में कैसे यूज होता है इनटू का, तो वो बात अब बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि फ्रेजेस में इनटू का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। लिख लें आप जल्दी से, फिर कुछ और प्रोपोजिशन समझते हैं।
लिख लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने इनटू का प्रयोग किया। अब अगला देखिए आप, ठीक है। तो इनटू के प्रयोग हो गए, इनटू का यूज कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा सभी से, ठीक है। बेसिक यूज हमें पता होना चाहिए, किस प्रोपोजिशन का बेसिक यूज कितना है, क्या है। फिर मैं इंग्लिश में एक पूरा स्ट्रक्चर चार्ट बनवा दूंगा, तो वो आप एक बार पढ़ के क्लियर कर सकते हैं प्रोपोजिशन का यूज कैसे होना है। चलिए चेंज करेंगे इस स्लाइड को। अब पढ़ते हैं प्रोपोजिशन ऑफ पोजीशन। अगले प्रोपोजिशन का नाम है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। यहां से हमें पोजीशन बतानी होगी, राइट। यहां से हमें पोजीशन बतानी होगी, स्थिति बतानी होगी। तो वैसे तो बहुत सारे होंगे, तो सबकी चर्चा हम करते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। खासकर पोजीशन संबंधी ऐसे प्रोपोजिशन जो पोजीशन बताते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्थिति बताएंगे। ये कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम ऑन को लेते हैं। ऑन का प्रयोग कहां करना है? ऑन का प्रयोग करना है, आपको करना है। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, ऑन का प्रयोग करेंगे जब हम किसी वस्तु को ऊपर की स्थिति में बताएंगे। कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, ऊपर वो भी कैसी? स्थिर अवस्था। कैसी अवस्था? स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था में रखी होनी चाहिए। कहने का मतलब उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। और ऊपर वो भी कैसे? स्पर्श करते हुए। स्पर्श करते हुए, ठीक है। ऊपर रखी हो, स्पर्श करते रखी हो। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक मिनट देखिए आप। प्लीज पुट द बैग ऑन द टेबल। ये देखिए, प्लीज पुट द बैग ऑन द टेबल, इसका मतलब है कृपया वह बैग आप किस पर रख दीजिए? टेबल पर रख दीजिए। ऊपर की स्थिति है, ठीक है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, उसको बोलते हैं ऊपर की स्थिति। रखी होनी चाहिए, स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है। रखी होनी चाहिए, स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल देखी, आप डायग्राम से बहुत बेहतर समझ जाएंगे आप, ठीक है। जैसे ये तो टेबल है, चलिए ठीक है। आप एक व्यक्ति देखिए, ठीक है। ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने अपने सर के ऊपर एक टोकरी रखी है, ठीक है। ये जो इसने अपने सर के ऊपर ये जो टोकरी रखी हुई है ना, ये ऑन का स्टेट है। क्या ये? ऑन का स्टेट है, ठीक है। तो ये हो गया एक पर्सन, और इसने ये टोकरी जो अपने सर के ऊपर रखी है, ये जो टोकरी रखी हुई है, ये ऑन का स्टेट है, ठीक है। द बास्केट इज ऑन हिज हेड, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एग्जाम्पल देखिए आप, इसके लिए बनाते हैं द बास्केट इज ऑन हिज हेड, यानी उसने अपने सर पर क्या रखी हुई है? टोकरी रखी हुई है। तो ऑन हमें यह बताता है कि कोई चीज कहां है, ऊपर है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग करना है आपको। ऑन का प्रयोग ऐसे ही होगा जैसे आपको दिख रहा है। अच्छा, ओवर भी समझ लीजिए आप। ओवर के मतलब, ये तो ऑन हो गया, ओवर भी साथ में समझ लीजिए। ऑन, ओवर, ऑन तो समझ में आया होगा। ऑन कैसे रख रहे हैं हम, किस तरीके से चीजों को रख रहे हैं। अब ओवर का मतलब क्या होगा? ओवर यदि हम देखें तो ओवर भी यूज करेंगे, लेकिन ओवर के मतलब थोड़े से अलग होंगे। पहला, ओवर का मतलब होगा ऊपर तो होगा, लेकिन क्या हो सकता है? स्पर्श। एक मिनट, ऊपर तो होगा लेकिन वो कहेगा स्पर्श
या ना स्पर्श, यानी स्पर्श कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिना स्पर्श के कोई चीज। अच्छा, ये जो ऊपर है ये समथिंग स्थिर अवस्था को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? स्थिर अवस्था को दर्शाएगा। ठीक है, स्थिर अवस्था को दर्शाएगा। और क्या दर्शाता है ये? जब हम आवरण की बात करते हैं, किसी चीज को आवरण बनाते हैं, यानी हम कवर बनाते हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ओवर होगा। ठीक है, जैसे जो फैन होता है, आपने सीलिंग फैन देखा होगा, वो ऊपर रहता है। छत है वो ओवर है। आपने नाम सुना होगा फ्लाईओवर का भी नाम सुना होगा, फ्लाईओवर। ठीक है, फ्लाईओवर होता है। अच्छा, फ्लाईओवर क्या होता है और ब्रिज में क्या डिफरेंस है? हम ब्रिज नहीं बोल सकते। नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर जो पुल बनाया जाता है वो कहलाता है ब्रिज। ठीक है, वो कहलाता है ब्रिज। लेकिन सतह के ऊपर जो ऊपर से निकलने के लिए रोड के ऊपर से आपने देखा होगा बड़े शहरों में, तो उसको बोलते हैं फ्लाईओवर। तो ओवर का मतलब ये है, ऊपर यानी पोजीशन बतानी है तो ऊपर बताएगा, स्पर्श करते हुए बताएगा, आवरण भी बता सकता है। कोई चीज किसी चीज पर ढक दीजिए आप। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज अ फैन। यहां थोड़ी जगह कम है, एक मिनट रुकिए जरा। एग्जाम्पल लिखते हैं ओवर का। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन ओवर हर हेड। देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ फैन ओवर हर हेड। उसके सर के ऊपर एक क्या है? पंखा है। तो हमने स्टेट बताई ओवर की। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। देखिए ये कवर है, आवरण है। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक है, इसका मतलब है जो छोटा बच्चा है या बच्चा है उस पर कंबल उसको उड़ा दो। ठीक है, उसको कवर कर दो कंबल से, ये है मतलब इसका। ठीक है, तो एक मतलब ये है। और क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये जैसे आपने देखा होगा नदी के ऊपर एक पुल होता है, तो हम लिख सकते हैं देयर इज अ बैम्बू, देयर इज अ बैम्बू ब्रिज। एक मिनट, जगह कम है थोड़ा सा। देखिए मैं यहां लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। हमने लिखा देयर इज अ बैम्बू ब्रिज, देयर इज अ बैम्बू ब्रिज ओवर द रिवर। क्या कह रहा है वो? उस नदी के ऊपर एक बांस का पुल है, बांस से बना हुआ एक पुल है। लिख लीजिए आप जल्दी से इसे। ठीक है, तो ओवर आप समझ गए होंगे, स्थिर अवस्था को दर्शाता है, आवरण को दर्शाता है, और एग्जैक्टली ऊपर बताने के लिए दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम ओवर और ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर समथिंग डिफरेंस। ये सभी एग्जाम्पल ओवर के हैं, आप चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? ओवर, ये जो छत आपको दिख रही है ये ओवर है, क्योंकि ये हमारे लिए आवरण का काम कर रही है। छू तो नहीं रही हमें, यदि छूती भी तो भी ओवर आता, क्योंकि आवरण का काम कर रही है। ये जो सीलिंग फैन होता है ये भी ओवर का काम करता है। ठीक है, तो ये ओवर का मतलब आवरण भी है, टच भी कर सकता, नहीं भी कर सकता। ठीक, तो ये ऊपर की स्थिति है। तो यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि कैसी स्थिति है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कब हमको ओवर यूज करना है, कब हमको ऑन यूज करना है। ठीक है, ऑन का काम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहां पे आवरण दर्शाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवरण बताया जाएगा ओवर के केस में। तो इस तरीके से हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ओवर हो गया
ऑन हो गया। ओवर को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है और नदी पे इस तरीके से एक ब्रिज बना दिया है, ठीक है। ये जो ब्रिज बनाया हुआ है इस तरीके से, ये जो आपने ब्रिज इस तरीके से बनाया हुआ है, यही ब्रिज क्या कहलाएगा? ओवर है, नदी के ऊपर है। इस पार से उस पार के संदर्भ में हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऊपर की स्थिति में ऐसे ही प्रयोग। रेलवे के आपने सुने होंगे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, बड़े आसानी से सुने होंगे। रेलवे में देखा होगा कुछ जगह पे रेल ऊपर से निकलती है और रोड नीचे से निकलता है, ठीक है, ठीक। तो एक तो वो, और कुछ जगह ऐसा होता है कि ऊपर से क्या निकलते हैं, नीचे से रेल निकलती है, ऊपर से रोड निकलता है। तो ये डिफरेंस आता देखने को मिलता है। तो एक होता है अंडर ब्रिज, ठीक है, जब ट्रेन ऊपर से निकल रही हो, रोड नीचे से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अंडर ब्रिज, ठीक है। फिर बोलते हैं यदि ट्रेन नीचे से जा रही है, आप ऊपर से जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर ब्रिज, ठीक है। सेम एज इट इज, फ्लाई ओवर जैसा स्थिति है। आप जाके देख सकते हैं, आपके एरिया में ट्रेन होगी, ठीक है, आप देखिएगा अपने एरिया में जो ट्रेन है वहां पे कहां अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, ठीक है, कहां पे, हाँ वो तो आपको देखने को मिलेगा, वो फ्लाई ओवर है, वो फ्लाई ओवर है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोपोजिशन ऑफ पोजीशन को आगे बताते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ऑन और अभी पढ़ा क्या, ओवर। चलो अगला देखते हैं। आप लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज करके सारी चीजों को प्रॉपर्ली समझते चलिएगा। इस तरीके से हम लोग ऑन और ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल में आप चाहें तो लिख सकते हैं, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ये सारी चीजें। अब आइए देख लेते हैं, अपॉन को देख लेते हैं, अपॉन का प्रयोग कैसे करना है, अपॉन का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। अपॉन का प्रयोग होगा, ऊपर बताएगा ये, ठीक है। दूसरा, ये गतिशील अवस्था को दर्शाता है, कोई भी वस्तु ऊपर है, गतिशील अवस्था में, उसको दर्शाएगा अपॉन। अपॉन का यही मतलब है कि ऊपर तो बताएगा, लेकिन कोई चीज गतिशील अवस्था में उसको दर्शाने का काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द लाइन jumped upon the goat। इसका मतलब है जो शेर है उसने बकरी के ऊपर छलांग लगाई, ठीक है, जो शेर है उसने बकरी के ऊपर छलांग लगाई। तो ये इस तरीके, द लाइन जम्प्ड अपॉन द गॉट, यानी उछल कर वो बकरी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और देखिए, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। इसका मतलब यह है कि जो बिल्ली है उसने टेबल के ऊपर से छलांग लगाई है, ठीक है, यानी टेबल से ऊपर, टेबल के ऊपर से उछल कर गई है वो, यानी गतिशील अवस्था को दर्शाएंगे। तो याद रखेंगे, अपॉन का मतलब होता है गतिशील अवस्था को दर्शाना। तो इस तरीके से आप अपॉन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ लिखते चलिएगा, बेसिक प्रोपोजिशन है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन सारे प्रोपोजिशन हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जो बेसिक यूज है वो हमें पता होना चाहिए, बाकी फिर प्रैक्टिस में आप देखेंगे उसका जो बेसिक यूज से ऊपर जो एडवांस यूजेस है वो प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलते हैं आपको। चलिए, तो यहां तक समझ में आया आपको अपॉन, अपॉन का प्रयोग कैसे करना है। अब आइए दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक देखते हैं अबव और एक देखते हैं बिलो, एक देखते हैं बिलो। अबव का मतलब और बिलो का मतलब, बिलो का मतलब है मानक स्तर से नीचे, मानक स्तर से नीचे। किसी चीज को हम स्टैंडर्ड मान के उसके नीचे की बात करें तो हम बोलेंगे बिलो, और इसका मतलब है मानक स्तर से ऊपर, ठीक है।
तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। किसी चीज को भी हम स्टैंडर्ड मान के उसके ऊपर की बात करेंगे तो अबव, ठीक है, और उसके नीचे की बात करेंगे तो बिलो। तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं अबव एंड बिलो का। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, जैसे मैंने कहा दिस इज अ पॉवर्टी लाइन, ठीक है, हमने कहा ये पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा की लाइन है। तो आपने एक पॉपुलर नाम सुना होगा, बीपीएल सुना होगा। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी हमने एक सीमा बना के रखी है, यानी पॉवर्टी की एक सीमा बना के रखी, कोई व्यक्ति इतना खर्च करेगा तो उसको किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा इसका मानक होगा। किसको हम गरीब बोलेंगे? जिसके कुछ खर्चे या इस लाइन में पता लगेगा कि कोई व्यक्ति यदि 35 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है तो उसको कहां रखा जाएगा, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अबव का मतलब है, जैसे मैंने देखा, ये आप देखिए, आप ये हमने क्या बनाए हैं, दिस इज व्हाट, ये हमने बना दिए क्लाउड। क्या बनाए हैं? क्लाउड्स। और क्लाउड के ऊपर आपने क्या उड़ा दिए? क्लाउड के ऊपर आपने उड़ाई एरोप्लेन, ठीक है। तो ये हो गया एरोप्लेन। क्या हो गया? एरोप्लेन। अब हम क्या बोल सकते हैं? एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। हमने मानक मान लिया क्लाउड को। हमने कहा क्लाउड के ऊपर यानी बादलों के ऊपर क्या है? एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हमने इसको मानक मान लिया। फिर हमने कहा एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, यानी जो एरोप्लेन है बादल के ऊपर उड़ रहा है, तो किसको मानक माना? बादल को, ठीक है। तो ऐसे हम चीजों को लिखते हैं, ऐसे हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी बादलों के ऊपर क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम उसको मानक मान रहे हैं, इसलिए हम अबव बता रहे हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से हम अबव और बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। बिलो का मतलब होता है कि नीचे, किसी चीज को मानक मानते हुए हम लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, योर इंग्लिश इज बिलो एवरेज। हमने कहा तुम्हारी जो इंग्लिश है वो औसत से नीचे है, ठीक है, यानी जो इंग्लिश का एक औसत है तो उस औसत से नीचे है। तो हम किसी भी चीज को मानक मानते हुए बिलो एंड अबव का प्रयोग करेंगे उसी क्रम में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, लिखते चलिए आप सभी चीजों को, किस तरीके से हम अबव का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से हम बिलो का प्रयोग करेंगे, सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगी। अच्छा, ये लिख गया होगा, मैं अंडर भी बता देता हूं यहीं पे, आप वो लिखते रहिए। अंडर का प्रयोग कैसे करेंगे, उधर हमने अबव और बिलो बताया आपको, ठीक है। अंडर देखिए आप, अंडर, अंडर का मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। ये भी स्थिर अवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्थिर अवस्था को, ठीक है। ये स्थिर अवस्था को दर्शाता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो स्थिर अवस्था होगी वो अंडर बताएगा। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट रुकिए, टेबल से बेहतर है कि आप एक इंसान देखें।
ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमने एक क्या बनाया है, दिस इज अ ट्री। हमने एक पेड़ बनाया है, यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये हमने एक पेड़ बनाया है। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इस पेड़ के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। तो ये स्टेट जो होगी ना, ये पेड़ के नीचे की स्थिति है, ठीक है। ये पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, के नीचे की स्थिति बता रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, अंडर के केस में लिखेंगे। आपको कैसे लिखोगे, देखो हम इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे। हम इसके लिए क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, ये लिख लिया होगा आपने, और वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, सारे एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बेसिक यूज। देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कोई व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठा है, उसने ऐसा लिखा है। तो ये पर्सन हो गया, ये ट्री हो गया। तो हमने कहा अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो इस तरीके से आप अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, और इस स्थिति में अंडर के बदले एक और शब्द यूज कर सकते हैं, बेनेथ। क्या यूज कर सकते हैं आप, बेनेथ। तो या तो आप अंडर लिख दीजिए या बेनेथ लिख दीजिए, बोथ आर वर्किंग सिमिलर, ठीक है। दोनों के दोनों समान काम करेंगे इस के नीचे और स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए। चाहे आप बेनेथ लिख दें या अंडर लिख दें, बोथ आर वर्किंग सेम कैटेगरी। तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी हमने डिफरेंट यूज नहीं बताए हैं इसके, ठीक है, नहीं तो आपको डिफरेंट यूज में आपको आएगा, जैसे कि अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, ठीक है, वो सारी बातें आएंगी। अंडर का मतलब गुप्त भी होता है, अंडर का मतलब कंट्रोल भी होता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा पुलिस बोलती रहती है अंडर अरेस्ट। तो अंडर अरेस्ट का मतलब क्या है, पुलिस ऊपर से थोड़ी बैठ जाएगी, इसका मतलब तो यही है ना कि हाँ, बेनेथ भी प्रपोजिशन है, बेनेथ भी एक प्रपोजिशन है, और बेनेथ का प्रयोग भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको प्रपोजिशन और पोजीशन समझ में आए होंगे सभी को। तो हमारे ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं वो भी जरूर देखें, समझें सारी चीज़ों को प्रॉपर, क्योंकि बेसिक प्रपोजिशन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अब अंडर, अभी देखा आपने, पोजीशन दिखा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन। तो हमने कुछ बिलो बताया था, अंडर बताया, यानी इस तरीके से। अब हम कुछ और चीज़ें भी आपको बताते हैं साथ में, किसका क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आया ना सबको, चलो आगे बढ़ते हैं, चलें आगे, ठीक है। तो अंडर समझ में आया होगा ना आपको। चलिए देखिए, ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वो आपको समझने। एक तो है बिहाइंड, एक होगा आपका बिफोर, ठीक है, एक होगा बिहाइंड, एक होगा बिफोर, और एक होगा बिसाइड। ध्यान से देखिएगा, बिसाइड, ठीक है। एक होगा आपका इन फ्रंट ऑफ, क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। ये देखिए आप, ये पहले चारों समझ लेते हैं। प्रपोजिशन और पोजीशन बता रहे हैं हम, ठीक है। तो बिहाइंड का मतलब बताएंगे हम, के पीछे, यानी कोई वस्तु किसी चीज के पीछे है उसको। बिफोर का मतलब होगा के समक्ष, ठीक है, के समक्ष, इसका मतलब है के सामने भी है, लेकिन ये मोस्टली इंसानों के लिए करते हैं, ठीक है। बिसाइड का मतलब है के बगल में, ये है प्रोपोजिशन। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी है के सामने, ठीक है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो अंतर है, रहेगा, मिलेगा आपको। जब आप बिफोर का प्रयोग करें तो मोस्टली लिविंग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, लिविंग। लिविंग का मतलब सजीव कैटेगरी में, जब भी हम सजीव के सामने किसी चीज को दर्शाएं। इन फ्रंट ऑफ का के सामने के अर्थ में आप इसका प्रयोग करेंगे कब,
नॉन लिविंग के लिए करेंगे मोस्टली, यानी निर्जीव कैटेगरी में करेंगे। जब भी आपको निर्जीव बताना होगा तब हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, he hid himself behind the curtains। एग्जाम्पल देखिए, he hid himself behind the curtains, उसने स्वयं को पर्दों के पीछे छुपाया था। ठीक है, हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है, हाइड हिड हिड, तो उसने कहा उसने स्वयं को पर्दों के पीछे छुपाया था। यहां बिहाइंड ने बोला के पीछे। ठीक है, बिहाइंड का मतलब क्या होगा, के पीछे। उसने स्वयं को पर्दों के पीछे छुपाया था, यह है उसका मतलब। समझ में आ रहा है सभी को? समझते चलिए सारी चीजें आप। ठीक है, चैनल को लाइक भी कर दें, और आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, बिफोर का एग्जाम्पल देखिए, बिफोर का एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज sitting before her mother-in-law। She is sitting before her mother-in-law। She is sitting before her mother-in-law। इसका मतलब है वह अपनी सास के ठीक सामने बैठी है। इसका मतलब यह है वह अपनी सास के ठीक सामने बैठी है, जिसको हम मदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसके ठीक सामने बैठी है। ठीक है, ठीक सामने बोलेंगे इस केस में, तो के सामने या के समक्ष बैठी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार आपने कोर्ट में सुना होगा, कोर्ट की भाषा में, तो आपने देखा होगा कि जो मुजरिम होते हैं उनको जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वो बिफोर का केस है। जज के सामने पेश होना, जज के समक्ष पेश होना, वो बिफोर है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर के बिफोर यानी उसके सामने या उसके समक्ष बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिफोर का यूज है। के पहले ना लगा देना आप, यहां पहले का अर्थ नहीं रख रहा है, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, बिसाइड का मतलब देखिए, बिसाइड का मतलब है, एक मिनट, बिसाइड का मतलब है Shima is walking beside her father। इसका मतलब है सीमा इज वॉकिंग बिसाइड हर फादर। इसका मतलब है जो सीमा है वो अपने पिता के बगल में चल रही है। ठीक है, पिता के बगल में। ठीक है, तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, तो सीमा इज वॉकिंग बिसाइड हर फादर, वह अपने पिता के बगल में चल रही है, वॉक कर रही है। अब आएंगे इन फ्रंट ऑफ पर। देख लीजिए आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कैसे करना है। तो इन फ्रंट ऑफ और देख लीजिए आप। इन फ्रंट ऑफ का मतलब मैंने कहा के सामने, तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, इन फ्रंट ऑफ आपको समझ में आएगा। आप लिखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके सारी चीजों को लिख लीजिएगा, साथ में पढ़ लीजिएगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है, डोंट पार्क योर व्हीकल। एक मिनट रुकिए, अलग से लिखवाते हैं एग्जाम्पल, पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का ये वाले पार्ट समझ में आए? ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ यहां बताते हैं हम आपको, बिहाइंड के स्थान पर इन फ्रंट ऑफ बताते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ आपको एक ही बार में समझ में आएगा। हम लिखते हैं
इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया, मैंने बताया इसका मतलब होगा, इसका भी मतलब होगा के सामने, लेकिन किस कैटेगरी में? निर्जीव कैटेगरी मोस्टली, ठीक है, नॉन लिविंग कैटेगरी में मोस्टली यूज होता है। तो हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें इसका एग्जाम्पल? यहां लिखेंगे डोंट पार्क योर व्हीकल, डोंट पार्क योर व्हीकल in front of my gate। वो कह रहा है डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माई गेट, वो कह रहा है अपना वाहन मेरे गेट के सामने ना रखो, ठीक है। हाँ, आपने देखा होगा इतना लिखा नहीं रहता, इंग्लिश में क्या रहता, उधर पे लिखा रहता नो पार्किंग, एक सिंपल सा शब्द लिखा रहता, जहां पे पार्किंग अलाउ नहीं होती वहां पे सीधा लिखा था नो पार्किंग, ठीक है, कि यहां पे पार्क मत करिए। लेकिन यदि इन फ्रंट के साथ बोलना पड़े तो इन फ्रंट के साथ बोलेंगे डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ माई गेट, यानी मेरे गेट के सामने अपना वाहन ना खड़ा करें। तो इसका मतलब आया के सामने, और गेट हो गया निर्जीव कैटेगरी, व्हीकल भी निर्जीव कैटेगरी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। कल हम नए प्रपोजिशन और होंगे जो वो भी आपको सिखाएंगे, जैसे कि बिसाइड के साथ एक और होता है बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है, बिसाइड्स होता है, अक्रॉस है, थ्रू है, टू है, फ्रॉम है, और भी कैटेगरी है प्रोपोजिशन की। पूरा बेसिक प्रोपोजिशन आप हमारे साथ सीखेंगे। तो ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, यानी पार्ट 1 प्रोपोजिशन का पार्ट 2। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको और जो बचे हुए प्रोपोजिशन वो सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे।